का द लेबोरेटरी में मेरा नाम है विक्रांत। आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास बीए सेकंड सेमेस्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये जो सीरीज है फ्रेंड्स 325 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें अगर मैं 325 क्वेश्चन एक बार में बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको 50-50 क्वेश्चनों के जो है ये वीडियो मिलेंगे, जिससे कि आप कम समय में भी अच्छे प्रश्नों को करके आएँ। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी वनडे कंपटीशन की, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो यूपी पीएससी हो, या आपकी एसएससी हो, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भारतीय इतिहास के, मध्यकालीन इतिहास के यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये, और सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि कोई छात्र या छात्रा किसी भी बीए सेकंड सेमेस्टर में किसी भी भारतीय यानी भारत के अंदर किसी भी राज्य स्तर के विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसकी जो इतिहास का पोर्शन है वो यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, और इतिहास का ज्ञान आपको होना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारत पर आक्रमण करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम। तो भारत पर जो सर्वप्रथम आक्रमण किया है वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया है। ये बात थी 712 की। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सऊदी अरब से ये आए थे, इन्होंने आक्रमण किया था। उस समय राजा थे दाहिर, सिंध के राजा दाहिर थे, और आक्रमण करा था इन्होंने सिंध पर। ओके, और उस समय ये बात है सिंध जो है भारत में हुआ करता था, वर्तमान में ये पाकिस्तान में। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, दूसरी बात आपको ध्यान रखना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम के बाद आपको गजनबी देखने को मिलते हैं। गजनबी ने 1000 से लेकर, आप देखिए 1000 ईस्वी से लेकर जो है लगभग इन्होंने 17 बार यहाँ पर आक्रमण किया है। कितने बार? 17 बार। तो महमूद गजनबी कासिम के बाद आए। दूसरी बात फिर आप देखते हैं मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने जो पहला आक्रमण किया है वो 1175 में किया है भारत पर। महमूद गजनबी की बात करेंगे तो 1001 से लेके आक्रमण किए इन्होंने 17 बार। मोहम्मद गोरी की बात करेंगे तो 1175 में पहला आक्रमण किया मुल्तान पर। उस समय मुल्तान भारत में हुआ करता था। अब जैसे कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 14 अगस्त 1947 को, तब से अब ये पाकिस्तान में है। ओके, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इतनी बातें जो आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं वे भी किसी न किसी कंपटीशन में पूछी जा सकती हैं फ्रेंड्स। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसने जो गुलाम वंश की स्थापना की थी, ये बात आप अलग से याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले प्रश्न के बारे में बात हो गई है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो राइट आंसर आपको पता है 712 ईस्वी में किया था, और राजा दाहिर थे वहाँ पर। हिंदू राजा जो थे वो दाहिर थे। ये कहाँ के? सिंध के राजा थे। ओके, तो ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। अगर आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका फ़ायदा होगा। ओके, याद नहीं रखेंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो इस युद्ध को जाना जाता था राबर के युद्ध से। तो राबर का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न को कभी कभी घुमा दिया जाता है, तो 712 ही आंसर रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, और तराइन के प्रथम युद्ध की बात होगी तो 1191 याद रखिएगा। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ओके, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था पहले युद्ध में। उसके एक साल बाद 1192 में दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। ओके, और आप ये देखिएगा इस युद्ध के बाद ही भारत की जो इतिहास है वो पूरा का पूरा बदल गया। चंदावर का युद्ध, चंदावर के युद्ध की बात करेंगे तो ये 1194 का युद्ध है। इस बात को ध्यान रखिए, ये जयचंद के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। तो यहाँ से इतने बातें अगर आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई समस्या यहाँ पर आने वाली है। तो कोशिश हमारी ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिलनी चाहिए, और उस तरह की नॉलेज आपको मिलनी चाहिए जिस तरह की नॉलेज की हम बात कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि देखिए, अगर हम मेहनत करेंगे तो मेहनत का फ़ायदा तो आपको मिलेगा, और अगर आप अपने आप को वक्त देते हैं, एजुकेशन को टाइम देते हैं, तो एजुकेशन भी कहीं ना कहीं आपको एक उचित स्थान पर खड़ा कर देगी। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए आपको, यदि आप पहली बार हैं। और साथ में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। दूसरा युद्ध 1192, चंदावर का 1194, रावर का 712।
ओके, तो चारों युद्धों के बारे में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, चौथा प्रश्न क्या है, महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण कब किया था? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने कब लूटा था? 1025 में। और सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कहाँ? गुजरात में। ओके, सोमनाथ के मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शाहनामा के लेखक फिरदौसी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, फारूकी, उतवी, अलबरूनी, ये सब जो है उन्हीं के साथ भारत आए थे। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। फारूकी, उतवी, अलबरूनी किसके साथ भारत आए थे? तो ये ध्यान रखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आए हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। तहकीक-ए-हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अलबरूनी ने लिखी है तहकीक-ए-हिंद। और अलबरूनी गणित का, ज्योतिषी का, विज्ञान का एक अच्छी समझ रखने वाला विद्वान था। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले आक्रमण कब और कहाँ किया था? जैसा कि आपको बताया गया था 1175 में सबसे पहला आक्रमण किया था मुल्तान पर। और मुल्तान को सोने की भूमि यानी लैंड ऑफ गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोने की भूमि। तो सोने की भूमि यानी लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? आपको ध्यान रखना, मुल्तान को जाना जाता है। और मोहम्मद गोरी का ये पहला आक्रमण था फ्रेंड्स। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला वंश कौन सा था? तो दिल्ली का पहला वंश है गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। ओके, सबसे पहला वंश है गुलाम वंश, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद खिलजी वंश आएगा, उसके बाद तुगलक वंश आएगा, तैसे तुगलक, तैसे तीसरा। ओके, सबसे छोटा वंश है खिलजी वंश, सबसे बड़ा वंश है तुगलक वंश। सैयद वंश चौथा वंश है, इस बात को ध्यान रखिए। लोदी वंश जो है आपका, वो दिल्ली का अंतिम वंश है, ये ध्यान रखिए। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश है लोदी वंश। ओके, खिलजी वंश की बात कर लें थोड़ा सा यहाँ पे। अगर खिलजी की बात करेंगे तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी स्थापना करी है। गुलाम वंश की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी है। तुगलक वंश की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे। सैयद वंश की बात करेंगे तो खिजर खां की बात करेंगे। लोदी की बात करेंगे तो इब्राहिम लोदी की बात आप याद रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यदि आप इतनी बातें याद रखेंगे तो कहाँ से आपके प्रश्न बचेंगे फ्रेंड्स। तो यदि आप पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए आपको इस चैनल को। ये चैनल आपकी नॉलेज में बिल्कुल इजाफा करेगा और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। ओके, मध्यकालीन दिल्ली पर कितने वंशों ने शासन किया? तो आपको हमेशा याद रखना है 5 वंशों ने शासन किया है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वर्ष गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1206 से लेकर इसने जो है 1210 तक शासन किया है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन पीरियड है वो 1206 से 1210 तक का। तो राइट आंसर आपका पता चल गया आपको। ओके, चलिए, दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वत इस्लाम किसने बनवाई थी? तो कुव्वत इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जैसा कि उसके नाम में, और कुव्वत, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी थी। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक इसको 5 मंजिला बनवाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि ये पहली मंजिल ही बना पाता और उसकी मौत हो जाती है घोड़े से गिरकर चौगान खेलते हुए। ओके, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। कुतुब मीनार की नींव किसकी याद में रखी गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। किसकी याद में? ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में। ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार की नींव रखी थी दिल्ली में। ओके, इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यदि आप ये बातें ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा तो होगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलिए, लाख बख्श लाखों का दान करने वाला कुरान खां, हातिम और नामों से जाने जाने वाला कौन व्यक्ति था? तो एक ही व्यक्ति था ऐसा जिसका हातिम कहा जाता है, जिसे कुरान खां कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ द राइट आंसर करिएगा फ्रेंड्स। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के किस शासक की मृत्यु घोड़े से गिर के चौगान खेलते हुए? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ऐसे थे जिनकी मृत्यु घोड़े से गिर के अचानक हुई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2.5 दिन का महल अथवा 2.5 दिन का झोपड़ा किसने और कहाँ बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आपको ध्यान रखना, अजमेर के अंदर। अजमेर राजस्थान में है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, जैसा आपको बताया गया। प्रथम युद्ध में तराइन के पृथ्वीराज चौहान जीते थे और मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया था। ये मोहम्मद गोरी के जीवन की सबसे बड़ी हार निकली, क्योंकि यदि मोहम्मद गोरी ने इतिहास पढ़ा होता, यदि मोहम्मद गोरी ने और पृथ्वीराज चौहान ने इतिहास को सही से समझा होता, तो पृथ्वीराज चौहान जैसा व्यक्ति ये अपनी गलती ना करता। क्योंकि इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता कि आप अपने पास्ट से सीखें और भविष्य में गलती ना करें। तो इसका मतलब ये है कि पृथ्वीराज चौहान ने इतिहास सही से नहीं पढ़ा था, जिस वजह से ही गलती करी जीवन की। ओके। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी जीत गया। 1194 में आपको चंदाबर का युद्ध याद रखना है। चंदाबर का जयचंद के बीच में, मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी की सेना जीतती है और जयचंद की सेना हार जाती है। 1175 में आपको पता है मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर, यानी कहाँ पर? मुल्तान पर। मुल्तान मतलब इस समय पाकिस्तान में, उस समय भारत में होता था। तो ध्यान रखने वाली बात है, मुल्तान उस समय कहाँ पर था? उस समय आपको ध्यान रखना, उस समय ये हिंदुस्तान में था, आज ये पाकिस्तान में है। ओके, इतनी बातें आप याद रख रखिए। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। और पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाने जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिए। लाख बख्श की उपाधि किसको? तो लाख बख्श की जब जब बात आएगी तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम सबसे पहले आएगा। ओके फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा किया था कुतुब मीनार को। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। ओके। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका तो रजिया सुल्ताना थी। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी और कहने का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक की धेपती थी। ओके। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश का जो ससुर था और जो यानी मालिक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो रजिया सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की धेपती हुई ना, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो यानी चौगान खेलते हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो आपको ध्यान रखना, इल्तुतमिश यानी अल्तमश की बेटी थी, इल्तुतमिश की पुत्री। नेक्स्ट, मोहम्मद गोरी की विजय प्रदेशों को देखभाल के लिए किसे सौंपा गया था? तो आपको ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ओके। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो 1206 में दिल्ली की शुरुआत हो जाती है गुलाम वंश से और अंत होता है आपका 1526 में आपके लोदी वंश से। लोदी वंश के अंतिम राजा कौन थे? इब्राहिम लोदी, जो बाबर ने इनको मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? बिरगति को प्राप्त हुए ये और नए वंश की स्थापना हुई यहाँ पर मुगल वंश की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, चलिए। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किसके सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले वो नसरुद्दीन का सुल्तान था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं का उल्लंघन किया था या आ गया था? तो इल्तुतमिश इज द राइट आंसर रखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? तो तुर्क चहलगानी संगठन बनाया था इल्तुतमिश ने, खत्म किया है बलबन ने। जब खत्म करने की बात आएगी इसने समाप्त किया है इसको। क्या किया है? समाप्त, यानी ख़त्म किया है। ख़त्म करने की बात आएगी तो बलबन ने किया है, जब बात आएगी शुरुआत करने की तो आपको ध्यान रखना इल्तुतमिश ने किया था। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो दिल्ली का एक ही व्यक्ति ऐसा था जो दक्षिण तक जो है उसने सेनापति ने मार करी थी, वो था मलिक काफूर। और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हजार दिनारी। किसे 1000 दिनारी कहा जाता है? मलिक काफूर को कहा जाता है। प्रश्न याद रखिएगा। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो सब सारे के सारे क्या थे? तुर्क थे, ये ध्यान रखिएगा, तुर्क। ओके। तुर्क क्या होती है? मुस्लिमों में सबसे जो ताकतवर हैं, सबसे जो कहने का मतलब ये है ताकतवर के साथ साथ ये शिक्षित भी हैं और काफ़ी जो है ये झगड़ों से नहीं डरते, तो ये तुर्क हैं, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण जो हुए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए, इस बात को ध्यान रखिए। स्वयं को दूसरा सिकंदर ईसानी कहने वाला एक ही व्यक्ति था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने
खिलजी वंश के आगे बढ़ाया और अलाउद्दीन खिलजी को ने अपने आप को सिकंदर सानी यानी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सुल्तान वंश यानी सुल्तान वंश की विशालतम सेना, यानी सुल्तान की बजाय सल्तनत होना चाहिए, सल्तनत की विशालतम सेना स्थायी जिसका सीधा भुगतान होता था। तो जिसका भुगतान की बात होगी, स्थायी सेना की बात होगी, तो आपको अलाउद्दीन खिलजी ही याद रखना है। स्थायी सेना अगर दिल्ली के अंदर किसी सुल्तान ने रखी थी तो अलाउद्दीन खिलजी था, सबसे बड़ी स्थायी सेना रखी। ओके, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। बाजार नियंत्रण प्रणाली इस व्यक्ति ने शुरू करी, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है। ओके, चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, तो ये आपके सुलेख में निपुण थे। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका असली नाम था जूना खां। क्या नाम था? जोना खां या जूना खां कह सकते हैं। इसका असली नाम क्या था? जूना खां। क्या था? जूना खां, इसका असली नाम था जूना खां। ठीक है, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरी बात इससे ये ध्यान रखनी है कि ये पढ़ा लिखा सुल्तान था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था। और एक बात और यहाँ से प्रश्न आता है चमड़े के, काहे के? चमड़े या चमड़े के जो है इसने जो सिक्के चलवाए थे, यानी चमड़ा होता है ना, लेदर के सिक्के चलाने वाला व्यक्ति भी है। सांकेतिक मुद्रा इसने टोकन करेंसी भी चलाई है, इस बात को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर इतनी बातें याद रखेंगे तो मैं नहीं समझता किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं जवाब ना दे पाएँ। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपको ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, इस बात को ध्यान रखिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग, एक परोपकारी चिकित्सालय? फिरोज शाह तुगलक की बात आएगी जब दान विभाग की बात करेंगे। जब देश के अंदर की बात करेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने दान विभाग की स्थापना करी थी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे ने इतिहासकारों में विरोधों का मिश्रण कहा है? तो विरोधों का मिश्रण एक ही व्यक्ति है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण भी कहा जाता है। 1329 से 1330 के बीच तांबे के सिक्कों के प्रदर्शन के रूप में प्रचलित की थी। अलाउद्दीन खिलजी नहीं थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक थे जब इन्होंने ये प्रचलित किया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो तुगलक वंश सबसे लंबे समय तक, सबसे कम समय तक जो है खिलजियों ने शासन किया, इस बात को ध्यान रखिए हमेशा। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया था, उसने चीन के साथ युद्ध किया था। वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल मैन नहीं था। नेक्स्ट, किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? पर्याप्त ध्यान देने का मतलब आप समझिए, जब बात आएगी सिंचाई की, किसकी आएगी? सिंचाई की। तो आपको ध्यान रखना है, जब सिंचाई की बात आएगी सबसे पहले जो सिंचाई विभाग की स्थापना हुई है वो करी है आपकी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। जब सिंचाई की बात आए तो आपको ध्यान रखना है गयासुद्दीन तुगलक। ओके, गयासुद्दीन तुगलक। और जब दान विभाग की बात आए, सब कुछ आए, तो ज़ेरा शासन जो चला है वो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ओके, ध्यान रखिएगा। लोधी वंश की स्थापना किसने करी है? तो लोधी बहलोल लोधी ने करी है, इस बात को ध्यान रखिए। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इतनी बातें याद रखेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा तो आपको होगा। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपको बताया इब्राहिम लोधी। वीर गति को प्राप्त, काहे को? वीर गति, यानी दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था? तो जो वीर गति को प्राप्त हुआ है, इब्राहिम लोधी, पानीपत के प्रथम युद्ध में, इस बात को ध्यान रखिए। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आगरा नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई है, सिकंदर लोधी। जब बात आगरे की आएगी तो सिकंदर लोधी को ध्यान रखिएगा। 1504 याद रखिएगा, यमुना नदी के तट को याद रखिएगा, सिकंदर लोधी ने करी थी। ओके, नेक्स्ट, कुतुब मीनार का जैसा आज हम देखते हैं उसे पुनर्निर्माण किया गया है। तो वर्तमान की अगर पुनर्निर्माण की बात, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा पुनर्निर्माण हुआ है। कुतुब मीनार की नींव की बात होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे, पूरे की बात होगी, इल्तुतमिश की बात करेंगे। ओके, तो प्रश्नों को समझना इसकी ज़रूरत है। बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई है। ओके, नेक्स्ट, बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया है? इस बात को ध्यान रखिए। मोहम्मद आदिल शाह ने, मोहम्मद कवान ने, यूसुफ आदिल शाह ने, इस्माइल आदिल शाह ने।
तो मोहम्मद आदिल शाह गोल गुंबज बीजापुर का सबसे बड़ा गुंबज है, इस बात को ध्यान रखें। चांद बीबी की शासिका थी, अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। ओके फ्रेंड्स, ये थे आपके 50 प्रश्न। ओके, 50 प्रश्न का ये पहला PDF आपको मिल रहा है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए आपको। यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़िए। अगर आप छात्र हैं BA सेकंड सेमेस्टर के, तो इतिहास अगर आपका विषय है तो आपको इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए। ओके, तो मेरी कोशिश ये है कि सभी छात्र छात्राएँ एक बार इस वीडियो को देखें, सुने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और अच्छे मार्क्स के साथ पास हों और आपको नॉलेज हो। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। लगे रहिए मेहनत पर। धन्यवाद। थैंक यू।